अनुभव क्लासेज मैथ मस्ती में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर वर्ग 12 के फैकल्टीज आर्ट्स के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन को कराने आया हूँ, जिसमें से पहला अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे नए राष्ट्र में कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे नए राष्ट्र की कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो गाइस इसका आंसर है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों की स्थापना हुई। यानी कि कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान उस समय बंटवारे में हो गया और बट गया। देश के विभाजन से राष्ट्रीय एकता बुरी तरह प्रभावित हुई। मतलब हमारे बीच में जो संबंध था, एकता का भाव था, एक दूसरे से मेल जोल का जो भाव था, वो बहुत तरह से प्रभावित हुआ। विभाजन के समय भयंकर लूटपाट, खून खराबा तथा सांप्रदायिक दंगे हुए। एक दूसरे से मारकाट, लूटपाट और बहुत सारे जाति धर्म पे मारकाट हुए। स्वतंत्र भारत के समक्ष अनेक समस्याएं और चुनौतियां भी थी। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां और समस्याएं निम्नलिखित थी, जिसके माध्यम या जिसके समाधान के बिना राष्ट्रीय एकता स्थापित करना संभव नहीं था। कहने का मतलब कि उस समय बहुत सारे चुनौतियां थी, जैसे जाति भेदभाव, मगर हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा या मुस्लिम रहेगा पाकिस्तान में या हिंदू रहेगा, ये सारे बहुत सारे चुनौतियां थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये चुनौतियां निम्नलिखित थी। पहला था राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, मतलब आपस में भाईचारा को बनाए रखना, जिससे कि खून खराबा मारपीट न हो। दूसरा था संपूर्ण समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करना, जैसे कि छोट जात हो या बड़ जात हो, एक दूसरे को मिलाकर रहना। तीसरा था देश में लोकतंत्र बहाल करना, कहने का मतलब कि सब लोग आज़ाद रहे, किसी पे किसी का दबाव न रहे। तो गाइज अच्छे से आप लोग समझ ही लोगे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का संक्षिप्त वर्णन करें। तो गाइज इसका आंसर है भारतीय संसद द्वारा 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया कब? 31 अगस्त 1956 को। तो गाइज ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 31 अगस्त 1956 को। इसके तहत समस्त भारतीय क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। भारत को कितने भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया? दो भागों में। किस नियम के द्वारा? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। पहला था स्वायत्त राज्य, कहने का मतलब स्वतंत्र राज्य, और दूसरा था केंद्र शासित क्षेत्र की इकाइयाँ, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। स्वायत्त राज्य में 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अधीन 6 रखे गए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई व्यवस्था के बावजूद राज्य संगठन की समस्या का अंत नहीं हुआ। कहने का मतलब कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, फिर भी राज्य में बहुत सारी समस्याएं आती रही और नए नए राज्यों का निर्माण भारत में होता रहा और भारत टूट करके छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होता रहा। जैसे कि 1960 में मुंबई को विभाजित कर
1960 में मुंबई को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य का निर्माण हुआ। 1970 में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और असम जैसे राज्य का निर्माण हुआ। 1966 में पंजाब, हरियाणा तथा 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का निर्माण हुआ। इसके अलावा देश के कई भागों में राज्य निर्माण के लिए संघर्ष चलाए जा रहे हैं। आज के डेट में भी बहुत सारे संघर्ष चलाए जा रहे हैं कि हर एक राज्य अपना को स्वतंत्र घोषित करने के लिए तैयार हो रहा है। हर दम कहीं ना कहीं हमेशा लड़ाई झगड़े होता रहता है। जैसे जम्मू कश्मीर में भारत और कश्मीर के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का समीक्षा करें। तो गाइस इसका आंसर है, स्वतंत्रता के पहले भारत 2 भागों में बटा था। पहला था ब्रिटेन भारत, पहला क्या था? ब्रिटेन भारत, और दूसरा देशी रियासतें। भारत सरकार में देशी रियासतों से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक राज्य विभाग की स्थापना किया गया। मतलब देशी रियासतों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उसको समस्याओं को दूर करने के लिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, या कहने का मतलब अध्यक्ष जब थे, तो उसमें राज्य विभाग की स्थापना किया गया। इस विभाग में पत्रों के माध्यम से देशी राजवड़ों की समझौता किया गया, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों का 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत में विलय हो गया। कहने का मतलब जितना भी राज्य था सबको भारत में मिला लिया गया। विलय पत्र में व्यवस्था की गई थी, विदेशी के मामले और संचार साधन भारत सरकार को सौंप देंगे। देशी रियासतों की भारत में विलय का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो गाइज आप लोग इसको अच्छे से समझ ही ले होंगे। आइए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के जन आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। हैदराबाद के जन आंदोलन पर टिप्पणी लिखी। तो गाइज इसका उत्तर है, हैदराबाद की रियासत के लोगों में निजाम के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया। किसके खिलाफ? निजाम के खिलाफ। तेलंगाना के किसानों को ने निजाम के दमनकारी शासन के खिलाफ एकजुट होने लगे। किसके खिलाफ? निजाम के खिलाफ एकजुट होने लगे। महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हो गई, क्योंकि निजाम के शासनकाल में महिलाएं सबसे अधिक जुल्म का शिकार हुई थी। कहने का मतलब कि उस समय जब निजाम था तो उस समय महिलाओं को तरह तरह की दुर्दशा किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, बहुत तरह की दुविधाएं औरतों को दी गई। इस प्रकार हैदराबाद जन आंदोलन का एक केंद्र बन गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, जिसे राजकार कहा जाता था। सैनिक बल को क्या कहा जाता था? राजकार कहा जाता था। राजकार सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। क्या थे? जितने भी सैनिक थे क्या थे? राजकार जो थे वो सांप्रदायिक यानी कि जाति भेदभाव लेकर चलने वाले थे और अत्याचारी भी थे, जिन्होंने गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। जो दूसरे देश से आया था, दूसरा कोई था, मुसलमान था, उसको क्या किया? अपना निशाना बनाया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना निजाम के सेना पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची, और भारत के जितने भी सेना थे कहाँ पहुंच गए? हैदराबाद पहुंच गए। अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारत में विलय हो गया। कहने का मतलब लास्ट में जब निजाम जो था वो क्या हो गया? हार गया और अपना आत्मसमर्पण कर दिया भारत को, और भारत हैदराबाद को अपने में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन आपका 5 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक निबंध लिखे। आइए हम लोग देखते हैं सरदार वल्लभ भाई के बारे में, निबंध उसके बारे में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री थे। कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री
कौन थे? तो गाइज इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गाइज इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। किसका? बरदौली सत्याग्रह का। कहने का मतलब बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देशी राज्यों ने एक कठिन और जटिल समस्या उत्पन्न कर दी थी। बहुत सारी समस्याएं, जब देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय सभी राज्यों ने अपना अपना स्वतंत्र होने के लिए क्या किया? बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी। सरदार पटेल ने अपने कुशलता एवं दूरदर्शिता से देशी राज्यों का भारत में विलय कर दिया। क्या किया? सभी राज्य जितने राजा थे उन लोगों को क्या किया? एक गठित किया और भारत में सब किसी को मिला लिया। इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। किसे भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कठिन परिस्थितियों के समय अडिग रहने के कारण उन्हें भारत लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बिस्मार्क के नाम से, भारत के बिस्मार्क के नाम से और भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 1951 ईस्वी में भारत रत्न से विभूषित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1951 में भारत रत्न की उपाधि दी गई और भारत इस तरह का हुआ छोटे छोटे राज्यों में टूटने से बच गया। तो गाइज ये लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ। अब यहाँ से चालू हो रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में गाइज पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देशी राज्यों का पुनर्गठन पर निबंध लिखे। तो गाइज इसका आंसर है 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 को। उसी अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया था कि देशी रियासतें थी जिनकी संख्या लगभग 565 थी, वे रह सकते हैं अथवा अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं। मगर जिसकी संख्या 565 थी उसको अपने में मिला सकते हैं। भारत में जा सकता है, पाकिस्तान में भी जा सकता है। भारत की राजनीतिक एकता के लिए एक गंभीर संकट था। भारत की तत्कालीन सरकार ने इन देशी रियासतों को भारत में विलय कराने हेतु प्रयास करने का निर्णय लिया। सोचा कि भारत में यदि मिल जा रहा है तो अच्छा ही होगा। भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों को भारत के लिए 2 परिपत्र जारी किए गए। पहला परिपत्र यथास्थिति बनाए रखने हेतु समझौता का परिपत्र था, मतलब राय बात से प्रेम से उसको मिला लेना था, जो आवागमन, मुद्रा परिचालन आदि से संबंधित था। इस पर सभी रियासतों ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। दूसरा परिपत्र भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से संबंधित था। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ तथा तनाव के कारण जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी देशी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जूनागढ़ का क्षेत्र वर्तमान गुजरात के बीच में पड़ता था, जहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी किंतु शासक मुसलमान थे। कहा जा रहा है कि मतलब कि जब दूसरा दफा हस्ताक्षर किया गया परिपत्र पे तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर जितने भी राज्य थे सब मिल गए भारत में, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर नहीं मिले। इसके बाद वह पाकिस्तान के साथ विलय के इच्छुक थे किंतु जूनागढ़ के क्षेत्र की जनता को संबोधित करके जूनागढ़ को काबिल है भारत में कर लिया गया। हैदराबाद देशी रियासतें में सबसे बड़ा था। हैदराबाद क्या था? सबसे बड़ा राज्यों में सबसे बड़ा राज्य हैदराबाद था। सितंबर 1948 में जनरल JN चौधरी ने नेतृत्व में हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करके उसे भारत में मिला लिया गया।
1948 में जनरल JN के नेतृत्व में हैदराबाद के विरुद्ध कार्रवाई करके भारत में क्या किया गया, मिला लिया गया। और जम्मू कश्मीर की स्थिति विचित्र थी। हिंदू राजाओं और मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के कारण भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी कश्मीर का विलय मुश्किल था। ये भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये बातें मुश्किल था मिलाने के लिए। इसी बीच पाकिस्तान के कबीलों ने कभी कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के कबीलों ने क्या किया, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद की मांग की और वहाँ के जो राजा थे राजा हरि सिंह भारत से क्या किया, मांग की कि हमारा मदद किया जाए। भारत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर शर्त रखा। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और कश्मीर भारत का अंग बन गया। नहीं तो उन्होंने कबीलों ने अगर नहीं आक्रमण किया रहता तो ये हिस्सा पाकिस्तान का ही रहता। इस प्रकार 1949 तक भारत के सभी देशी राज्यों का भारत में विलय हो गया और इस प्रकार भारत ने क्या किया, अपना पूरा कश्मीर के साथ साथ पूरे देशी राज्यों को अपने में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, महात्मा गांधी की शहादत पर निबंध लिखिए। मगर महात्मा गांधी की शहादत कैसा हुआ उस पर बताइए। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन का बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। जब लोकमान्य तिलक जब मरे तो उसके बाद पूरा जिम्मेदारी महात्मा गांधी को सौंप दिया गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया और 1947 के तक भारतीय आंदोलन के सूत्रधार बने रहे। उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सामाजिक उत्थान, हरिजन सुधार, मुस्लिम एकता को उतना ही महत्व दिया जाना जितना कि राष्ट्रीय संघर्ष को। लेकिन आज़ादी के बाद देश में विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा की घटना से गांधी जी काफ़ी आहत हुए थे। मगर जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे। गांधी जी की इस बात से दुख थे कि जिन अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांतों के लिए वे इस जीवन भर समर्पित रहे, इस कठिन घड़ी में दो संप्रदाय के लोगों को एक करने में सफल नहीं हो पाए। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर गांधी जी बहुत चिंतित थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के कुछ लोगों की देश की नाजुक स्थिति के लिए गांधी जी जिम्मेवार ठहरे रहे थे। मतलब जब भारत में हिंदू और मुस्लिम में जब लड़ाई हुआ था, झगड़े हुआ रहता था, हरदम सांप्रदायिक दंगे होता रहता था, तो ये बहुत ही दिनों से हिंसा के का थे, विरोध थे और ये इनसे भी ये नहीं सुलझ रहा था। इसे बहुत से गांधी जी से चिंतित थे। भारत एक हिंदू राष्ट्र बने और मुसलमानों से बदला लिया जाए, वह गांधी जी खुश नहीं थे। मतलब बहुत सारे ऐसे नेता थे जो सोच रहे थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है फिर भी मुसलमान यहाँ रह रहे हैं तो उससे ये क्या किया जाए, बदला लिया जाए। ऐसे लोगों को गांधी जी पर यह आरोप था कि मुसलमान और पाकिस्तान के प्रति और अधिक मोहम्मद थे। गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों से अतिवादी हिंदू काफ़ी दुखी थे और कई बार उन्होंने गांधी जी की हत्या करनी चाहिए। बहुत सारे हिंदू थे जो क्या करना चाहते थे, गांधी जी की हत्या करना चाहते थे कि गांधी जी ने अपने प्रयास सशस्त्र सुरक्षा बल रखने से इनकार कर दिया। अंततः 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के एक प्रार्थना सभा में भाग लेने जा रहे थे, तभी एक आतंकवादी हिंदू नथुराम गोडेसे ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार न्याय और सहिष्णुता को समर्पित एक संत का देहांत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जनवरी 1948 को जब प्रार्थना सभा में भाग ले रहे थे तो उसी समय नथुराम गोडेसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी और उसी समय से न्याय और सहिष्णुता को समर्पित महात्मा गांधी कहाँ हो गए, स्वर्ग सिधार गए। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर एक निबंध लिखे। अथवा स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो गाइज इसका आंसर है स्वतंत्रता के बाद भारत समस्त राष्ट्र निर्माण की अनेक समस्याएं और चुनौतियाँ थी, जिनमें से निम्नलिखित है, प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है राष्ट्र एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौतियाँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की
एकता और अखंडता को बनाए रखना भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती थी। देश के विभाजन के समय ऐसा लगता था कि भारत की एकता को बनाए रखना और कठिन हो जाएगा। इसलिए आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा प्रमुख उद्देश्य हो गया। मतलब भारत के राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना क्या हो गया, प्रमुख उद्देश्य बन गया। दूसरा था देश में लोकतंत्र बहाल करने की चुनौतियाँ। देश के विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा ने देश को एक मोड़ पर खड़ा कर दिया कि यह लगने लगा कि देश में लोकतंत्र को बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे स्थिति में राष्ट्र एकता और अखंडता की रक्षा के लिए संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र की स्थापना करना आवश्यक था। क्या करना आवश्यक था, लोकतंत्र की स्थापना करना आवश्यक था। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर, संपूर्ण समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करने की चुनौतियाँ। स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करना आवश्यक था ताकि देश का समग्र विकास हो सके। ऐसी स्थिति में देश के नागरिकों के बीच समानता स्थापित होने के साथ साथ सामाजिक रूप से वंचित समूहों को कुछ विशेष सुविधा मिलना जरूरी था। बहुत सारे ऐसे समूह था, ऐसे बहुत सारे समाज थे जो जिसको जरूरी था सामाजिक सुरक्षा करना। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद कुछ प्रमुख चुनौतियां थी जिसका समाधान काफ़ी सूझबूझ कर के किया गया। तो गाइज, स्वतंत्रता के बाद बहुत तरह के कठिनाइयाँ आई थी और सूझबूझ के साथ लेने से, समझ जाने से क्या हो गया, सभी कठिनाइयों को समाधान किया गया। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर पल का अपडेट आप सभी के पास ससमय मिलता रहे। यदि आप वर्ग 12 के पॉलिटिकल के PDF नोट्स चाहते हैं तो कॉल करें या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें 7488। गाइज, मेरा नंबर है 7488 72 15 08। दूसरा है 77 819 82 856। इस पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और सिर्फ व्हाट्सएप पे दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ क्लास लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपना पता लिख करके उस पे सेंड करना है। और उस पे आपको क्या चाहिए, कौन सा नोट्स चाहिए आपको, वर्ग 12 के सभी सब्जेक्ट तैयार कर दिए गए हैं, या आर्ट्स हो या साइंस, आप दोनों में ले सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।